मैंने कैसे अपने मार्क्स 152 या 150, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 150 मार्क्स से 182 मार्क्स किए। अच्छा, उर्दू जो है ना ये सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें अच्छे मार्क्स लेना उतना ही मुश्किल है। यानी कि कई बार ऐसा होगा, आप देखेंगे कि पोजीशन होल्डर्स, टॉपर्स या फिर ऊपर वाले जो लोग होते हैं, इनके आप मार्क्स देखेंगे ना तो इनके साइंस सब्जेक्ट्स में पूरे पूरे होंगे, लेकिन इनके जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होंगे ना उनमें मार्क्स इनके कम होते हैं, और अगर इनके उनमें भी अच्छे हों तो ये और ज़्यादा ऊपर चले जाएँ। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इतने बड़े बड़े जो होते हैं टॉपर्स भी, वो भी इनमें उस तरह स्कोर नहीं कर पाते जिस तरह वो साइंस सब्जेक्ट्स में स्कोर कर पाते हैं। खैर, अब 100% तो स्कोर करना इसमें मुश्किल है, लेकिन 90+ जो कि मैंने किए हैं उस तरह हम उतने कैसे कर सकें उस बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, उर्दू के पेपर के बारे में आपको बताऊँ ना, तो आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि जब एग्जामिनर उसको देखे ना तो क्राउड से ये अलग हो, यानी कि उसको रुकना पड़े इसके ऊपर ख़ास, उसको देखना पड़े कि हाँ जो मैं पेपर्स पहले से चेक कर रहा हूँ उन पेपर्स से कुछ मुख्तलिफ हैं। इस तरह का पेपर हो। एक है जनरल ट्रेंड, प्रेजेंटेशन की हम बात करें, राइटिंग की बात करें, मटेरियल की बात करें, तो एक है जनरल ट्रेंड, ठीक है, वो 80-85 वाला ट्रेंड, उसमें तो आप आराम से आ जाएंगे। लेकिन आपने जाना है 90+, तो जो 90+ वाला पेपर होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, बाकी रूटीन से। तो आपने अपने पेपर को ऐसा बनाना है, फिर उस पेपर को ऐसा बनाएं, फिर साथ में अपने टीचर्स से या एक्सपर्ट से रिव्यूज़ लेते रहें, अपने मेंटोर से, कि कैसी मतलब प्रेजेंटेशन आपकी बन रही है, कैसे आपका पेपर बन रहा है, साथ में आप रिव्यूज़ लेकर उसको इम्प्रूव करते रहें। तो आपने पेपर को ऐसे बनाना है कि जो भी उसको देखे ना उसको फील आए कि यार ये पेपर अलग है कुछ। तो इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं, एक है आपकी राइटिंग, एक है आपकी प्रेजेंटेशन, और एक है आपका कंटेंट, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा मैं जिस चीज़ को रेट करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद आपका कंटेंट है, और फिर उसके बाद आपकी राइटिंग है। कुछ लोगों को लगता है कि राइटिंग अगर अच्छी है किसी बंदे की तो वो उर्दू में बहुत स्कोर कर जाएगा। अभी इस तरह नहीं होता। आपको पहले प्रेजेंट करना आना चाहिए, फिर यह कि आपका कंटेंट भी अच्छा हो। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है ना, तो प्रेजेंटेशन और कंटेंट अच्छा है तो आपकी राइटिंग की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाती है। अगर आप मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगा अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह के, तो आप देखेंगे कि राइटिंग को इतनी खुशखती नहीं है उसमें, ठीक है। अगर इनके सिंपल मैं एक लाइन लिखूंगा ना तो आप देखेंगे कि उसमें वर्ड्स ऊपर नीचे होंगे कुछ, ठीक है। मतलब प्रॉपर जो राइटिंग होती है कई लोगों की मुझसे अच्छी होगी, लेकिन हर अच्छी राइटिंग वाले के मार्क्स नहीं आते इतने। मुझसे कई मेरे क्लास वाले ऐसे होंगे जिनकी राइटिंग मुझसे अच्छी थी लेकिन उनके इतने मार्क्स नहीं आ सके, और कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी राइटिंग मुझसे अच्छी होगी लेकिन इतने मार्क्स स्कोर नहीं कर सके। उसकी वजह क्या थी कि कंटेंट और प्रेजेंटेशन। इवन दो कि राइटिंग को मैंने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया था, राइटिंग को भी आप इम्प्रूव करें, आप प्रेजेंटेशन को भी करें और कंटेंट को भी। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप कहीं पर जाकर ये नहीं कह सकते कि हाँ अब तो परफेक्शन आ गया। आप प्रेजेंटेशन और राइटिंग को जितना इम्प्रूव करते जाएंगे होती जाएगी। जैसे मैंने बताया कि मैं राइटिंग के लिए मैंने तख्ती भी लिखी, अब तख्ती लिखने से काफ़ी यानी कि फ़ायदा हुआ। इस तरह इनके आप इम्प्रूवमेंट को करते रहें और जितनी ज़्यादा इनके प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करेंगे आपको फ़ायदा होगा। तो एक तो ये सीधा बात है। राइटिंग के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि आप राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे बताया कि तख्ती लिखें, साथ में आप यह है कि किसी और बंदे की राइटिंग को फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है। और ऐसे बंदे की राइटिंग हो जिसको आपको लगता हो यार इसकी तरह मैं राइटिंग को फॉलो कर सकता हूँ। मेरा एक दोस्त था और काफ़ी ये मतलब जो हमारे सर थे वो इस चीज़ को काफ़ी नोटिस करते थे कि मैं अपनी राइटिंग को बिल्कुल उस तरह बनाने की कोशिश करता था। और फिर यह है कि उसकी राइटिंग कुछ, फिर अपना एक टेस्ट, दोनों को मिलाकर एक मेरी मिक्स्ड सी राइटिंग मैंने बनाई और बड़ी अच्छी सी राइटिंग मेरी बन गई, ठीक है। तो किसी की राइटिंग को देखें, उसकी तरह कोशिश करें कि अडॉप्ट करने की कोशिश करें और इस तरह आपकी राइटिंग भी इंप्रूव हो सकती है। यानी कि उससे लें कोई पेपर्स वगैरह, उसको देख के कि वो का को कैसे डालता है, के को कैसे डालता है, ठीक है, काम को कैसे, मतलब इस तरह के वर्ड्स, एक एक वर्ड्स को उसको देखें कि वो किस तरह उनको लिख रहे हैं, फिर उसको फॉलो करें। ये होगी आपकी राइटिंग। फिर बात करते हैं प्रेजेंटेशन की और कंटेंट की। कंटेंट में अगर हम बात करें तो ये इट इज़ नो मोर लाइक दिस कि आप गप्पें छोड़ के आए और आप अच्छा स्कोर कर लें। हाँ, आप पास हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने तो आपको उर्दू को भी तैयार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कहें कि भाई मैं जाऊंगा, मैं जनाब खुलासे में भी गप्पें लिख दूं, मैं एप्लीकेशन में भी गप्पें लिख दूं, मैं ऐसे में भी गप्पें लिख दूं और मेरे जनाब 85% या 90+ मार्क्स आ रहे हैं। इस तरह नहीं होगा, ठीक है। आपको कंटेंट जो है आपका वो आपको याद भी करना पड़ेगा, कई चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। और अगर आप सेल्फ राइटिंग भी कर रहे हैं तो आप उसमें बॉलीवुड के गाने नहीं लिखेंगे, आप उसमें रामलीला की स्टोरी या कोई इस तरह की गप्पें नहीं लिखेंगे कि गालिब को आम बहुत पसंद है और गालिब के लिए आम में
बस दो ही चीज़ें होनी चाहिए कि ज़्यादा और मीठा हो। इस तरह की आप चीज़ें नहीं लिखेंगे, आपको कंटेंट याद करना पड़ेगा। जिस तरह से खुलासे तो बहुत अच्छी तरह से याद करने पड़ते हैं। फिर जो उन्वानात हैं, नज़म का उन्वान है या असबाक का उन्वान है, ये आपको याद करना पड़ता है। सियाक़ व सबाक़ आपको याद करना पड़ता है। एप्लीकेशन है वो काफ़ी हद तक आपको उसका स्ट्रक्चर तो प्रॉपर याद करना पड़ता है। बॉडी में भी काफ़ी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर हवाला जात है, कई बार ऐसा होता है कि खुलासे पर हवाला जात अच्छे नहीं लिखे होते हैं, तो आप इधर उधर से आपको ढूंढना पड़ेंगे। आपको दूसरे खुलासे से की बुक से आपको की बुक आपको देखनी पड़ेगी और आप उससे चीज़ें उठाएंगे, आप इंटरनेट से चीज़ें उठाएंगे और कोशिश करें कि हवाला जात आप इस तरह से लिखें। मैंने कैसे किया हुआ था कि अब जैसे टॉपिक है इश्क़ इलाही पर मैंने काफ़ी सारे अशार जो मुझे लगे कि यार ये आसान अशार है, मैं याद कर सकता हूँ, वो मैंने लिख लिए। इश्क़ इलाही टॉपिक है, नीचे अशार सारे लिख लिए, एक पेज पर 2 पेज पर जितने भी है। फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अशार, ठीक है, वो आपने लिख लिए। यानी कि अगर ऐसे आ गया कोई सीरत है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या कोई नात का आ गया में से कोई शेर आ गया, उसकी आपने तशरीह करनी है, तो वो आपको उधर काम आएंगे। इसी तरह कुछ इश्क़ मजाजी, इसके हवाले से अशार, ठीक है। फिर ये है कि गुरबत के हवाले से अशार, दुखों के हवाले से अशार, गम के हवाले से अशार, इस तरह के चंद मेन टॉपिक्स हैं। फिर अल्लामा इकबाल के अशार, ठीक है, मेहनत के बारे में अशार, यानी कि ये मेन कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन्हीं के इर्द गिर्द मेन चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं। तो साथ में आपने जो टॉपिक आपका, यानी कि आपने मेनली वो तो करनी है, यानी कि कोई आप किसी शेर की आप तशरीह देख रहे हैं तो आपके उसके अंदर जो अशार लिखे हुए हैं वो भी याद करें, लेकिन साथ में ये भी याद करें ताकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड अशार की तशरीह आ जाए या अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसे आ जाए, तो उसमें आपके जो अपने अलहदा कुछ सफ़ात पर ये अशार लिखे होंगे ना, हवाला जात लिखे होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। फिर एक और चीज़ कि सिर्फ हवाला जात नहीं, आप आयात भी याद करने की कोशिश करें। अगर आयात याद नहीं होती, आप उनका तर्जुमा याद करने की कोशिश करें। फिर यह कि हदीस मुबारका, साथ में अकवाल, ठीक है, अकवाल यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, शायद इसको नसरी हवाला जात कहते हैं, ठीक है। एक तो होता है ना शेरी हवाला जात, एक होता है नसरी हवाला जात। तो आप यानी कि दोनों तरह के हवाला जात को याद करें, सिर्फ अशार ना लिखें बल्कि साथ में ये इस तरह के हवाला जात भी लिखें, ताकि अगले बंदे को पता चले कि हाँ इस बंदे ने कुछ याद किया हुआ है। इस तरह मज़ामीन है, तो मज़ामीन में आप क्या करें कि आप हर मज़मून के आप टॉपिक्स पहले से लिख लें। यानी कि एक मज़मून है, आपको पता हो कि यार ये मज़मून आया ना, आप मज़मून को रिटर्न नहीं लगा सकते। आप इस तरह से आप देखें कि हाँ ये मज़मून आएगा, इसको मैंने इस तरह से स्टार्ट करना है, फिर मैंने ये चीज़ें लिखते जाना। अल्लामा इकबाल पर मज़मून आया, पहले मैं अपना लिखूँगा कि मुझे शायरी में किस तरह से इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर मैं अपना शायरी के बारे में जो शौक़ है वो लिखूँगा। फिर मैं लिखूँगा मेरे पसंदीदा शायर कौन से हैं। फिर मैं लिखूँगा कि मैं अल्लामा इकबाल क्यों पसंद है, फिर अल्लामा इकबाल के मज़ामीन क्या हैं, फिर अल्लामा इकबाल के मशहूर मज़ामीन के जो उस पर थोड़ी सी डिटेल, उनसे रिलेटेड अशार, फिर अल्लामा इकबाल के तहरीक पाकिस्तान में रोल क्या है। इस तरह इनके आप पहले ही उन्वानात सोच लें, और ज़रूरी नहीं है कि वो उन्वानात आपके खुलासे पर लिखे हों की बुक पर, आप खुद से सोचें, आप नेट से सर्च करें, इस तरह से रिसर्च करें। आप प्रॉपर उर्दू को आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो शायर हैं उनके तारफ़ आप याद करें, बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है जब आप तशरीह लिख रहे होते हैं, तो आप उसकी शायर का तारफ़ लिखें। फिर उस शायर से रिलेटेड उसका, यानी कि अब जैसे अल्लामा इकबाल आप लिख रहे हैं तो आप इसमें यह शेर लिख सकते हैं कि औरों का है पैगाम और मेरा पैगाम और है, इश्क़ दर्दमंद का तर्ज़ कलाम और है। इस तरह का एक शेर था। इस तरह गालिब का शेर होगा कोई, कुछ गालिब के भी इस तरह के शेर हैं जो मतलब गालिब के बारे में, तो इस तरह का आप शेर लिखें और इससे आप शुरुआत करें, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें, यानी कि आप कंटेंट उर्दू का याद करें। फिर ये है कि आप इसमें मतलब टीचर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे एप्लीकेशन है, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए। एप्लीकेशन में आप हवाला जात नहीं लिखेंगे, ठीक है। नज़म लिख रहे हैं आप, ठीक है, नज़म का आप खुलासा लिख रहे हैं, उसमें आप हवाला जात नहीं लिखेंगे। इसी तरह आप खुलासा लिख रहे हैं, उसमें आप हवाला जात नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हाँ यह है कि खुलासे के अंदर कोई शेर दिया गया है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप खुलासे के अंदर शेर नहीं डालेंगे। आप किसके अंदर डाल सकते हैं, आप लेटर के अंदर लिख सकते हैं, तशरीह के अंदर लिख सकते हैं, मज़मून के अंदर लिख सकते हैं, मुकालमे के अंदर लिख सकते हैं। अगर कोई और चीज़ हुई इक्का दुक्का रसीद है उसके अंदर नहीं लिख सकते, एप्लीकेशन के अंदर नहीं लिख सकते। यानी कि इस तरह आपने स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है, यानी कि जहाँ पर चीज़ कोई बनती नहीं है वहाँ पर आप लिखते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जब जैसे सबक लिखते हैं आप, सबक का आपने खुलासा लिखना है तो आप सबक का नाम लिखें, सबक का उन्वान लिखें, फिर उसका जो मुसन्निफ़ है वो लिखें, फिर आप उसका लिखें कि वो किस किताब से, हर सबक के एंड पर एक किताब लिखी होती है कि ये
फ़लाँ किताब से सबक लिए गए, उसका आप नाम लिखें। यानी कि वैसे 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, सबक का नाम, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, आप 2 चीज़ें और ऐड कर दें। तो इस तरह इनकी आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो लोग जो एग्जामिनर होगा उसको मज़ा आएगा। ठीक है। इसके अलावा अब हम प्रेजेंटेशन की अगर थोड़ी सी बात करें ना, तो प्रेजेंटेशन के हवाले से आपके पेपर को ना एक सिमेट्री होनी चाहिए आप उसकी। ठीक है। एक तो यह कि प्रेजेंटेशन में नई चीज़ें ट्राई करें, यानी कि आप ट्राई करें कि दोनों तरफ अगर आप मार्जिन लगाएंगे तो कैसा लगेगा, ऊपर लगाएंगे तो फिर कैसा लगेगा, एक साइड पर लगाएंगे तो फिर कैसा लगेगा। इस तरह अगर आप दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, आप देखें अगर मैं सवाल नंबर मोटी मार्कर से लिखूँ तो कैसा लगेगा, कट वाली से लिखूँ तो कैसा लगेगा, सिंबल से लिखूँ तो कैसा लगेगा। ठीक है। अब मार्कर्स का यूज़ आपको अप्रोप्रिएट आना चाहिए। ठीक है। इस तरह की आप चीज़ें, इनकी आप प्रेजेंटेशन में नई चीज़ों को ट्राई करें कि आपको समझ आएगी कि किस तरह आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बन रही है। जैसे मैं आपको अपने फ़ोटोज़ दिखाऊंगा ना, तो अब जैसे मुकालमा लिखना है कि अली उस्मान का मुकालमा चल रहा है, तो शुरू में उनके नाम लिखे जाते हैं ना, और सामने उसके सेमी कॉलन होता है। तो आप देखेंगे कि जो मेरा तरीका होता था वो ये होता था कि वो नाम लिखे, उनको हाईलाइट करके लिखा। ठीक है। उनके आगे जो सेमी कॉलन्स है वो पूरे पेज पर होते हैं ना, यानी कि पूरे पेज पर आगे जा रहे होते हैं। तो मेरा ये तरीका होता था कि वो सेमी कॉलन्स में मैं फुटर रख के और सारी वो एक लाइन में सीध में आते थे। ठीक है। अब इससे साइमेट्री बड़ी मेंटेन होती है। अब ये शायद ही किससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सारे उसके यानी कि सारे जो सेमी कॉलन्स पूरे पेज हैं वो बिल्कुल एक सीध में हो। ठीक है। फिर उनके आगे हर लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो एक सीध में हो। ठीक है। इस तरह जैसे मैंने पहले बताया कि आप सबक का खुलासा लिखने लगे, उससे पहले आप लिखेंगे कि मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान, इन सब के आगे आपने सेमी कॉलन लगाना है। तो इस चारों सेमी कॉलन आपके बिल्कुल स्ट्रेट हों, एक सीध में हो। ठीक है। इस तरह आप एक पेज है उसके आप ऊपर आपने 3 पैराग्राफ्स बनाए हैं, तो जहाँ से वो पैराग्राफ शुरू हो रहे हैं और उस पॉइंट और मार्जिन के दरमियान जो स्पेसिंग है वो तीनों पैराग्राफ्स की स्टार्टिंग पॉइंट की अगर सेम हो तो कितनी मज़े की आपकी सिमेट्री बनेगी। इस तरह इनके बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिमेट्री फॉलो हो सकती है, और आप सिमेट्री को फॉलो करें। पेपर को आप सिमेट्रिकल पैराग्राफ्स की फॉर्म में बहुत खूबसूरत करके लिखें, फिर पैराग्राफ्स के दरमियान आप चीज़ों को हाईलाइट करें। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, यानी कि आप खुलासा लिख रहे हैं तो आप अगर खुलासे को पूरा आप लिखें तो आप पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखें। फिर पैराग्राफ्स जैसे मैंने बताया कि उनकी प्रॉपर स्पेसिंग हो। ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ शुरू हो फिर दरमियान में ख़त्म हो जाए। ठीक है। लाइन के दरमियान में, और साथ में यह कि उनमें चीज़ें हाईलाइट की जाएँ और चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। फिर ये होता है अब जैसे खुलासा वो पढ़ रहा है तो वो देखेगा कि अच्छा इसने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो ऊपर से पॉइंट्स ही देखता रहेगा और देखेगा और उनको समझ आ जाएगी कि हाँ इस बंदे को खुलासा आता है। ठीक है। तो इस तरह से अपने पेपर को ना एक सिमेट्री देने की कोशिश करें और अपने जो मार्कर्स का इस्तेमाल है उसको अप्रोप्रिएट करें। मैं काला मार्कर यूज़ कर लेता था और मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं अलाउड नहीं होता, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है। और जो लेंथ है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लेंथ के चक्कर में पूरा पेपर ख़राब ना कर दें। लेंथ उतनी रखें जो स्टैंडर्ड है। जैसे एप्लीकेशन है तो इसकी स्टैंडर्ड लेंथ 1 पेज है और इससे 1 पेज से ज़्यादा नहीं करनी होती। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह खुलासा है वो 8-10 लाइन इस तरह होता है नज़म का खुलासा। दूसरा खुलासा है वो 1.5 पेज से 2 पेज। लेटर है वो 1.5 पेज से 2 पेज। मुकालमा 2-2.5 पेज। ठीक है। शार की एक शेर की तशरीह तकरीबन 1 से 1.5 पेज होती है। इस तरह मजमून है तो इसकी लेंथ आपकी तकरीबन 8 पेजेस होने चाहिए। 8 पेजेस स्टैंडर्ड है, ज़्यादा होगी तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में आप प्रेजेंटेशन ख़राब ना कर दें। मेरा एक दोस्त था, उसके फर्स्ट ईयर में 91 मार्क्स थे। सेकंड ईयर में खुलासा ऐड हुआ, उस मजमून ऐड हुआ, उसने मजमून की वजह से मजमून की लेंथ के चक्कर में उसने सारी प्रेजेंटेशन अपनी ख़राब कर दी। फिर यह कि आप टाइम मैनेज जो है ना, आप मेरी प्रेजेंटेशन देखेंगे आपको लगेगा कि यार टाइम कैसे मैनेज होगा, लेकिन टाइम मैनेज हो सकता है। फिर यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले आप अंदाज़ा लगाएं कि हाँ एक पेज कितने टाइम में हो जाता है, इतने टाइम में मैं ये चीज़ कर लूँगा, इतने टाइम में मैं ये चीज़ कर लूँगा, इतने टाइम में मैं ये चीज़ कर लूँगा। सारा आपको प्रॉपर एस्टिमेट हो। पेपर के दौरान आपने ब्रेक नहीं लेनी, आपने मुकम्मल लिखते जाना है। मार्कर्स आप कैसे हाथ में हो, स्विच कर रहे हो। अब देखेंगे कोई लोग तो वो कहेंगे भाई 3-3 मार्कर्स हर दूसरी लाइन में मार्कर यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्विच कैसे करता होगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फ़ौरन ऐसे स्विच कर करके आप मतलब आपके रिफ्लेक्सेस बने हो, यानी कि इस तरह आप चलेंगे तब आपका काम, आपका टाइम मैनेज हो सकेगा। लेंथ जैसे आपको बताया आप स्टैंडर्ड रखें और ज़्यादा लेंथ करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड लेंथ आप रखें। मेरा जैसे मजमून था वो 7.5 पेजेस का था, लेकिन उसमें 18 मार्क्स थे 20 में से। ठीक है। तो ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे अगर, तो उर्दू में उम्मीद है कि आपकी जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे। और टिप एंड पर जो समरी है ना इसकी कंक्लूजन है वो ये है कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहें
उर्दू की जो है प्रेजेंटेशन और राइटिंग, इसको जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी बेहतर होती जाएगी, और मैक्सिमम कोशिश करेंगे आप किसी प्रैक्टिस करते रहें, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स में आ जाएंगे।